Students, today we will study kinetic molecular theory of gases. ये थ्योरी हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में। और ये थ्योरी बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देती है कि किस तरह से इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ने से पहले हमें कुछ इसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया और इस थ्योरी में किस किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नए नए कॉन्सेप्ट्स आते गए। तो इसमें आप अंडरलाइन कीजिए, आपको बताया गया है कि कौन से साइंटिस्ट ने इसमें क्या-क्या कंट्रीब्यूट किया। अब हमारे पास ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ये हमें गैसेस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्पफुल है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइंटिस्ट बर्नौली, जिसने ये थ्योरी इसकी बुनियाद रखी थी। ही पुट फॉरवर्ड द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद क्लॉजियस ने इसी थ्योरी को यूज करते हुए डिराइव की काइनेटिक इक्वेशन। और उसने इस इक्वेशन को यूज करते हुए, आप आगे देखेंगे भी कि काइनेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए जितने आपने अब तक गैस लॉस पढ़े हैं, आप उन गैस लॉस के एक्सप्रेशंस भी निकाल सकते हैं। यानी वो भी किस पर बेस कर रहे हैं, वो गैस लॉस इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर बेस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इस थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किसने किया, एलैबोरेट किसने किया, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या किया, इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज क्या है? इस लॉ के मुताबिक आपके पास जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ऐसा नहीं कि उन सब की सेम वेलोसिटीज हैं, बल्कि उनके डेफिनेट ग्रुप्स बने होते हैं और हर ग्रुप की अपनी अपनी डेफिनेट वेलोसिटी की रेंज होती है। तो इसने भी इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया। और इसको हम कहेंगे कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि मॉलिक्यूल आर इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आता है वो है बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया और उसने क्या स्टडी किया कि जो मैक्सवेल ने बताया कि हमारे पास डेफिनेट ग्रुप्स होते हैं जिनकी डेफिनेट वेलोसिटीज होती हैं, तो उसने उन ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को स्टडी किया कि हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट एनर्जी रेंजेस भी एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह हमारे पास एक और अहम नेम यहाँ पर आता है वेंडरवॉल का। और इसने क्या किया कि इसने जो आइडियल गैस इक्वेशन थी उसको मॉडिफाई किया फॉर रियल गैस। तो ये हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर काम किया और इसमें आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो आते गए। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास जो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट आता है वो ये है, एवरी गैस consists of a large number of molecules of very small particles called molecules. Gases like helium, neon, argon have monoatomic molecules. क्या आपके पास जो गैस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स का। और जो आपके पास हीलियम नियॉन वगैरह है, तो इनके मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या हैं, मोनो एटॉमिक, क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल पर, सिंगल एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स हैं। सेकेंड, कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे मूव haphazardly colliding among themselves and with the walls of the container and change their directions. आपके पास कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह पर मौजूद हैं, बल्कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अगर इस टाइम मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है तो वो कभी भी यही नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो आपके पास, अगर फर्ज कर लें ये पूरी आपकी स्क्रीन कंटेनर है, तो वो इसकी वॉल से भी टकरा रहा है, ठीक है। अगर उसके पास यहाँ कोई दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद है, वो उसके साथ भी कोलाइड कर रहा है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। हर दम उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या हो रही होती हैं, चेंज होती हैं। Third, the pressure exerted by gas is due to the collision of its molecules with the wall of the container. The collision among the molecules are perfectly elastic. कि आपके पास जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो इस वजह से होता है कि जब मॉलिक्यूल उस कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करता है। और जो मॉलिक्यूल्स के आपस के कोलिजन होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या है कि इसमें कोई चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं हो रहा। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, फोर्थ पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड दे आर सफिशिएंटली एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम। हम सब जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान लार्ज स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर एग्जिस्ट करते हैं। फिफ्थ, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। Sixth, actual volume of molecule of a gas is negligible as compared to the volume of the gas. इसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर ये पूरा कंटेनर मौजूद है और इस पूरे के अंदर मैं यहाँ पर ब्लू से ड्रॉ कर लेती हूँ, फर्ज कर लें कि ये आपके पास वॉल्यूम है, सॉरी मैं इसको ब्लू से ड्रॉ करती हूँ,
फर्ज कर लें कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो, ये मैं इससे लिखती हूँ, कि आपके पास जो पूरी गैस है उसका वॉल्यूम इतना लार्ज है कि उसके मुकाबले में इस एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है, वो नेग्लेजिबल है। ठीक है, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप इसको प्रेशर अप्लाई करें और इसका वॉल्यूम कम कर दें, तो अब इस पूरी गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में इसका वॉल्यूम नेग्लेजिबल नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इनिशियली जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो ये था कि जो गैस का, जो मॉलिक्यूल का जो अपना वॉल्यूम है, वो उस पूरी गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में क्या होता है, बहुत थोड़ा होता है, इसलिए हम कहते हैं वो नेग्लेजिबल है। सेवंथ आपके पास क्या है, द मोशन इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूल बाय ग्रेविटी इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड कोलिजन्स बिटवीन देम। कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स की मोशन पे ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, नेग्लेजिबल है। ज्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज का है, जो उनके आपस के कोलिजन्स है उसका है। 8th पॉइंट आपके पास आ जाता है, 8th पॉइंट आपके पास आ जाता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी आपके पास काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स उतनी ही ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। मूव करने का मतलब क्या है, कि उनकी जो एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द मोशन, जो कि काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये थी हमारे पास इसकी कुछ बेसिक एजम्पशंस। इस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स, फॉल्टी पॉइंट्स भी थे, जो कि सिर्फ आइडियल केसेस के लिए एप्लीकेबल थे, रियल केसेस में वो एप्लीकेबल नहीं थे, उनके लिए फिर कुछ मॉडिफिकेशंस की गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस इन सारे पॉस्टुलेट्स की बेस पर जो काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की गई है वो क्या है। यहाँ तक आपने काइनेटिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स देखे, उसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्च क्लॉजियस नामी साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। अब अगेन हम बात करें यहाँ प्रेशर की, तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल इज ड्यू टू द collisions whenever the molecule move they collide among themselves and with the walls of the container. This force when divided by the area of the vessel gives force per unit area which is called pressure. आप सब जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी उस कंटेनर पर जब वो कोलाइड कर रहे हैं, तो वो जितनी फोर्स लगा रहे हैं वो आपके पास क्या कहला रहा है, प्रेशर कहला रहा है। आपके पास जो काइनेटिक गैस इक्वेशन का फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो आपके पास ये आता है। आपको उसकी कोई डेरिवेशन कुछ नहीं दिया गया, आपको सिर्फ उसका सिंपल एक्सप्रेशन दिया गया है। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर ये P क्या है, V क्या है, 1/3 mNc/स्क्वायर, ये सब टर्म्स क्या हैं। P आपके पास यहाँ है प्रेशर, V आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, M से मुराद क्या है, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन दी वेसल। ये आपके लिए एक नई टर्म है, सी स्क्वायर बार। ये क्या है, सी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, उसका स्क्वायर लिया गया है, और बार का मतलब है कि उनका एवरेज यानी उनका मीन लिया गया है। तो ये पूरी टर्म आपके पास कहलाती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास काइनेटिक इक्वेशन है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जो कि किसने डिराइव की है, क्लॉजियस ने डिराइव की है। किन बेसिस पे, जो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए गए हैं उनकी बेसिस पर इक्वेशन डिराइव की गई है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mNc/स्क्वायर, इसमें जो आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आइडिया किसने दिया था, अभी हमने इसके स्टार्टिंग में ही, टॉपिक के स्टार्ट में ही पढ़ा कि जो मैक्सवेल था उसने आपके पास, ये मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी कर देती हूँ, कि आपके पास मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज जो था वो दिया था, इसके अकॉर्डिंग कि आपके पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, और हर ग्रुप की जो वेलोसिटी है वो डेफिनेट होती है। इसका मतलब है कि आपके पास उस पूरे सिस्टम की एक वेलोसिटी नहीं होगी, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। तो आप क्या ले लेते हैं, उस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी बताने के लिए आप उनका एवरेज ले लेते हैं। अब आप एवरेज कैसे लेंगे, आपके पास सबसे पहले आ जाता है C1, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर लिख लीजिए अगर आपकी बुक्स में मिसिंग है। आपके पास पहला जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है, उनकी वेलोसिटी क्या है, C1 स्क्वायर प्लस
जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी है N2 मॉलिक्यूल्स, उनकी जो वेलोसिटी है C2 स्क्वायर, और थर्ड जो आपके N3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या है C3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको आप किससे डिवाइड कर देते हैं? आप डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, N1 प्लस N2 प्लस N3 के साथ। अगर आप इनको डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास सी स्क्वायर बार यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाती है। यदि आपके पास यहाँ पर N1, N2, N3 जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सम किसके बराबर है? N के बराबर है। और N क्या शो कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। सी स्क्वायर बार क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज, यानी इस सिस्टम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो जो वेलोसिटीज थी ये उनके स्क्वायर्स का आपने क्या लिया है? एवरेज लिया है। यहां से एक और टर्म भी सामने आई कि अगर आप इसी टर्म का, यानी ये जो मैंने आपके सामने लिखी है सी स्क्वायर बार, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, ठीक है, तो फिर ये टर्म आपके पास क्या कहलाती है? ये कहलाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि CRMS। RMS का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। या आप क्या करें, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दीजिए। उसके बाद जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है CRMS, इसके लिए काइनेटिक इक्वेशन की हेल्प से ही एक एक्सप्रेशन डिराइव किया गया, और वो एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? CRMS स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 3RT/m के। यहाँ पर आपके पास R क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट है। T आपके पास क्या है? टेम्परेचर है। और M आपके पास क्या है? मोलर मास ऑफ द गैस। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? यहाँ पर देखें, आपको बताया गया है कि ये इक्वेशन आपको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। टेम्परेचर और वेलोसिटी का रिलेशन बता रही है। आपके पास टेम्परेचर जितना हाई होगा उतनी गैस की वेलोसिटी क्या होगी? मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, हायर द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, greater the velocities. Kinetic equation can be used to explain gas laws. अब हमने ओवरऑल क्या देखा इस पूरी थ्योरी के अंदर? हमने सबसे पहले ये देखा कि इस थ्योरी में किस किस तरह की मॉडिफिकेशंस आई, कौन कौन सा साइंटिस्ट का रोल था, किस किस ने किस किस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद हमने इस थ्योरी के पॉस्टुलेट्स देखे। उसके बाद हमने देखा कि इन पॉस्टुलेट्स की बेसिस पर आरजे क्लॉजियस ने जो इसके लिए जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था काइनेटिक इक्वेशन का, हमने वो देखा। उस एक्सप्रेशन के अंदर हमने टर्म देखी कि सी स्क्वायर बार की हमें टर्म दिखाई दे रही है। हमने देखा कि वो टर्म क्या थी, तो वो हमने देखा कि वो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट किसने हमें दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। फिर हमने देखा कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो वो एवरेज है जितने आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटीज के स्क्वायर्स का आपने क्या लिया है? एवरेज लिया है। फिर वहां से हमने एक और टर्म पढ़ी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वो क्या थी कि अगर आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लें तो वो टर्म क्या कहलाती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए जो आपको एक्सप्रेशन डिराइव करके दिया गया है दैट इज स्क्वायर रूट 3RT/m। आपके पास यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया गया है। सिमिलरली काइनेटिक इक्वेशन की भी डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया गया है। तो आपको जस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि इक्वेशन के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और वो आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये थी हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम देखेंगे कि आप इस थ्योरी की हेल्प से गैस लॉस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हम अपने कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।